हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है कंटेंट वाइज। अगर हम देखें मतलब लास्ट क्लास होगी ये इस यूनिट की कंटेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन न्यूमेरिकल्स अभी भी रहते हैं हमारे, तो वो हम जो फर्दर क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करते रहेंगे उनको। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, वो आज हम स्टडी करेंगे। एक वेंटो फैक्टर है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, वो भी आज ही हम उसको कवर अप कर लेंगे। और ये जो कंटेंट है इस क्लास में, ये मैंने 3-4 बुक्स से रेफरेंस लेके ही किया है, 3-4 रेफरेंसेस से ही मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो इसको देखने के बाद, इस क्लास के बाद आपको किसी भी बुक की नीड नहीं होगी इस टॉपिक के लिए। और वैसे भी मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं वो 100% कराए हैं, तो वो उसके लिए आपको कोई भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं होगी, एक्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, वो आपको करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और हेडिंग पे ही आपको दिख रहा होगा, देखो। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट्स। एसोसिएशन होगी सोल्यूट की या डिसोसिएशन होगी, उसी से ही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएंगे। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होते क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब होता है? जब हम किसी भी सोल्यूट पार्टिकल का जो मॉलिक्यूलर मास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग आए। मान लो कोई एक सोल्यूट है हमारे पास, सपोज NaCl है। NaCl किस किस में टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। मतलब उसके पार्टिकल्स कितने हो गए? 2 हो गए। अब उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, वो तो होता है 58.5। अगर आपको याद हो, सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 इसका मास आएगा। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। और ये फिनोमिनन क्यों अराइज होता है, क्यों आता है, ये फिनोमिनन क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू बिहेवियर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं? वो एसोसिएशन शो कर रहे हैं, डिसोसिएशन। अब हेडिंग में ही मैंने लिखा था एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। एसोसिएशन का मतलब है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जुड़ के एक लार्ज एग्रीगेट मॉलिक्यूल बना लें। मतलब सोल्यूट पार्टिकल दो चार इकट्ठे हो जाएं और वो जुड़ के एक एग्रीगेट बना दें। एग्रीगेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास पे इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं सारा मैकेनिज्म अभी बताऊंगी क्लास में, आप ध्यान से सुनते जाओ, पूरा प्रोसीड हम करेंगे इसको आगे। और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अपार्ट इनटू स्मॉलर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एक बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। वैसे तो वर्ड्स ये बहुत आसान है, आपने सुनी है। डिसोसिएट होना, आयंस में टूटना। डिसोसिएशन हो जाती है जब भी कोई पार्टिकल टूट जाए छोटे छोटे अलग आयंस में, मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। अब ये प्रोसेसेस क्या करती है? जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो कर क्या रही है? जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको चेंज कर रही है। दीज प्रोसेसेस चेंज द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली रिलेटेड है। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारा पढ़ चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जब पार्टिकल्स ही कम ज्यादा हो जाएंगे, तो ये कम ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे ना। तो कैलकुलेशन जो होगी मॉलिक्यूलर मास की, अब वो भी क्या आएगी? एबनॉर्मल आएगी। या तो वो इंक्रीज आएगा या वो डिक्रीज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी हो रहा है जिस तरह से, उस हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से इफेक्ट होगा। अब जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा, या तो वो हाइयर आएगा, एसोसिएशन में ज्यादा हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर मास कम आएगा जब डिसोसिएशन हो जाएगी। उल्टा होगा, ये याद रखना। जहां पे एसोसिएशन हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो रहा है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। देखो कैसे। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद है ना तो आसानी से कर पाओगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के।
अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो जब वो उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ओपन किया था तो उसमें आया था गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मॉलिक्यूलर मास के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो ये तो इनवर्स आ गया ना, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्स आ गया ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के। तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये अभी बताया कि जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन में, ये देखो, जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी मॉलिक्यूलर मासेस को जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कम ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मासेस आ रहे हैं, डिसोसिएशन में कम, एसोसिएशन में ज्यादा, और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम ज्यादा वैल्यू आ रही है मॉलिक्यूलर मास की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। यहां तक तो अभी हमने ये पढ़ा कि इफेक्ट क्या पड़ा, नॉर्मली जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है वो हमने इसमें देख लिया। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर इसका इफेक्ट देखते हैं, और मेन इसके एग्जांपल्स हैं, ये याद रखना, एग्जांपल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एसोसिएशन वर्सेस डिसोसिएशन, एसोसिएशन में ऐसा क्या हो रहा है और डिसोसिएशन में ऐसा क्या हो रहा है वो देखते हैं। एसोसिएशन ने क्या करना है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो क्या करने हैं, उसने कम करने हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी बताया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो जैसे ही देखो नंबर, जैसे ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका वैल्यू आएगी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा चलता रहेगा। लेकिन एसोसिएशन में हो क्या रहा है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, ये कम होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। यही मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है, देखो कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं, एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन करके एक सिंपल मॉलिक्यूल बना देते हैं, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। अब इसमें ये देखो, डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या कहता है कि जब सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं लार्ज एग्रीगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। वही बात सेम लिखी हुई है, बट थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख दिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स, वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये लिख लेना कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के। और ये तो पता है ना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वैसे ही इनवर्सली रिलेशन होने की वजह से जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी कम ज्यादा होगी, कि मॉलिक्यूलर मास अगर कम हुआ तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम, ऐसे होता जाएगा। डिसोसिएशन में इसका बिल्कुल अपोजिट है, एक एक जो है पढ़ लेना पार्ट एसोसिएशन, तो डिसोसिएशन अपने आप ही याद हो जाएगी। डिसोसिएशन में देखो क्या होता है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट करेंगे। जब डिसोसिएट हुए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज। ये याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल
पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वही सेम इफेक्ट पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो वैल्यू निकाली है हमने उसकी, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब देखो एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एसोसिएशन में भी मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं और डिसोसिएशन में भी। देखो एसोसिएशन में देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड को जब हम उसमें करते हैं डिसॉल्व बेंजीन में, तो ये क्या करते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं, इनके डाइमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डाइमर की फॉर्मेशन इन द सेंस कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेंगे। सिंगल मॉलिक्यूल बनाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ डाइमर, तो फ्यूअर पार्टिकल्स रह जाएंगे देन एक्सपेक्टेड। अब पार्टिकल्स कम हो गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दुगना हो जाएगा। पार्टिकल्स आधे हो गए, मॉलिक्यूलर मास दुगना हो जाएगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर पार्टिकल कम हुए, मैंने कहा पार्टिकल कम होंगे तो वैसे ही इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो जब पार्टिकल्स कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ था कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अगर मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ज्यादा हुआ है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम। सेम एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड भी क्या करती है, डाइमराइज कर जाती है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, बेंजी इसमें बेंजोइक एसिड में भी और एसिटिक एसिड में भी। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर थ्योरेटिकल वैल्यू। अब ये देखो पिक्चर के थ्रू मैंने समझाया, देखो डाइमराइजेशन हो रही है एसिटिक एसिड की। ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है CH3COH, ये दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, ऐसे होता है ना CH3COH, तो उसको बस COH को ओपन करके लिखा है। एक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में हो रही है। और सेम ये देखो बेंजोइक एसिड में भी सेम होगा। बेंजोइक एसिड में भी जो COH ग्रुप है वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डाइमर्स बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास एसोसिएशन। अब एसोसिएशन हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई, कम हुई। इन तीनों का रिलेशन याद रखना भाई, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ लिख रही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। फिर उसके बाद डिसोसिएशन में देखो डिसोसिएशन कैसे होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में टूटना शुरू करते हैं। जब वो टूटेंगे, जैसे यहाँ KCl है, KCl सिंगल था, जब इसको पानी में डिसॉल्व किया तो इसने 2 पार्टिकल्स दिए, एक तो K पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। देखो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट कर जाएगा। सारे एग्जांपल्स मैं बता चुकी हूँ, KCl, NaCl, Na2SO4, K2SO4, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो सभी किसका एग्जांपल है, इसी का, डिसोसिएशन वाले में ही आएंगे। अब इनसे ही रिलेटेड एक वेंट ऑफ फैक्टर होता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन हो गई, मॉलिक्यूलर मास पे इफेक्ट पड़ गया, वो हमने देख लिया। अब वेंट ऑफ फैक्टर है, इसी से ही रिलेटेड है। ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई फैक्टर। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है उससे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस केस में जहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है। क्योंकि जब एसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर डिसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। देखो जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो पहले इसका फॉर्मूला देखो फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। आई की वैल्यू होती है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो उसका दिया हुआ है बुक में, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी कंपाउंड का, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय उसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है। अब देखो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, या कह लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के सोल्यूट के। तो अगर यहाँ न्यूमरेटर में नॉर्मल मोलर मास है, जब इसको चेंज करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में
तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? डिनोमिनेटर में। और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है उसकी जगह ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी न्यूमरेटर में। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जहां ऑब्जर्व्ड है वहां पे भी लिखोगे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉर्मल में नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्चुअल आए अब हमने देखे जो, और एक्सपेक्टेड जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी। अब ये देखो, कोई भी सोल्यूट है जो डिसोसिएशन कर रहा है, अब डिसोसिएशन कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। मान लो हमने पार्टिकल्स लिए थे 10, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थ्योरेटिकल हमने पार्टिकल्स लिए हैं। और अगर ये पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, एक एक पार्टिकल दो दो में टूट गया तो 10 के कितने हो जाएंगे? 20। यानी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 20। 20 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आया? 2 आया ना। एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। यानी डिसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आने वाली है? ग्रेटर देन 1 होने वाली है। वहीं अगर देखो एसोसिएशन हो रही है, एसोसिएशन में क्या होगा कि अगर हमने एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स जो थ्योरेटिकल पार्टिकल्स लिए वो 10 लिए और उनकी हो गई एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब दो दो पार्टिकल्स ने जुड़ के एक पार्टिकल बना लिया, तो 10 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 5। और 10 को 5 से मतलब 5 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। एंड 0.5 इज लेस देन 1। यानी एसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आने वाली है? लेस देन 1। अब फॉर्मूले से अगर समझ लिया तो थ्योरी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर्मूले में तो यही था कि नॉर्मल मोलर मास न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। फिर मोलर मास अगर पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही फॉर्मूला बना लोगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो वो फॉर्मूला वैसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें सिर्फ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अब पार्टिकल्स में क्या है? न्यूमरेटर में तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? थ्योरेटिकल पार्टिकल जितने होने चाहिए। पर हमारे सोल्यूट ने क्या किया? या तो एसोसिएट हो गया वो, या उसने डिसोसिएशन कर ली। तो यानी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर गए, और ये वेरी किए तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी हमारी 1 से इधर उधर आएगी। अब थ्योरी में देखो, for association I is greater than I is less than 1, sorry, for association I is less than 1। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए तो वो कंबाइन कर गए लार्जर एग्रीगेट्स बनाने में। अब लार्जर एग्रीगेट्स बने तो फ्यूअर पार्टिकल्स रह गए उसमें देन एक्सपेक्टेड। अब वेंट ऑफ फैक्टर भी क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैलकुलेटेड यानी थ्योरेटिकल पार्टिकल्स से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटेड की जगह चाहे थ्योरेटिकल लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है कि कैलकुलेटेड कहाँ से। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ एक्सपेक्टेड कर लेना भाई, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और डिसोसिएशन में बस क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, वहां ग्रेटर देन 1। थ्योरी कोई नहीं पूछ रहा वैसे इसकी, बस अपने आप को आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। 3 फॉर्मूला अगर पता है ना तो आसान हो जाएगा इसका काम। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत काम के हैं यहाँ पे। आपके पास ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि ये 4 पार्टिकल्स दिए होंगे और इसमें किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी? जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा आएगा, क्योंकि करेक्शन जो करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो देखो कैसे करते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। जैसे डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, वहां पे आइटा, ये वेंट ऑफ फैक्टर आइटा कह रही हूँ मैं, वेंट ऑफ फैक्टर आई से उसको मल्टीप्लाई करना है। जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा क्या आएगी? हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। तो उनमें से 4 में से आपको देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। अब जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, याद रखना उनमें से ये 3 बहुत मेन है, यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वैसे तो आपको बहुत सारे याद होंगे, लेकिन ये 3 मेनली याद रखना, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। अक्सर इन्हीं को क्वेश्चंस में दिया जाता है। देखो ये डिसोसिएट नहीं होते, ना एसोसिएट करते। यूरिया अगर एक है तो एक ही रहेगा, ग्लूकोज अगर एक है तो एक ही रहेगा, सुक्रोज अगर एक है तो एक ही रहेगा। तो ना तो ये डिसोसिएशन कर रहे हैं ना एसोसिएशन कर रहे हैं। अब इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे।
जितने एक्चुअल उतने एक्सपेक्टेड, मतलब जितने लिए थे पार्टिकल्स उतने ही एंड में रहेंगे। तो जब ये बिल्कुल सेम रहे तो 1 बाय 1 तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, तो इसके लिए इवेंट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, डिसोसिएशन वाले याद रखना जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, वो सब क्या शो करते हैं? डिसोसिएशन शो करते हैं। जैसे NaX, KX, अब X हैलोजन है भई यहाँ पे, NaX, NaCl और NaBr, KCl, KBr, AgNO3, AgNO3 O कैपिटल है भई, AgNO3, BaSO4, SrF2, CaCl2, Na2O, ये सारे जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दिख रहे हैं ना, उसको तोड़ते जाओ, जितने आयंस मिलते जाएँगे उतना ही उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा। अब देखो I इक्वल्स टू 5 वाला है, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस में क्लियर दिख रहा होगा, 2 तो एल्यूमीनियम है यहाँ पे और 3 SO4 नेगेटिव है, कितने हो गए? 5 हो गए ना? और न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो वो 5 आए हैं। पार्टिकल थे कितने? 1 थे, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ऐसे निकालना, ये अलग-अलग है, मैं ये कॉमा है इसके बीच में, Al2SO4 थ्राइस अलग, कैल्शियम फॉस्फेट अलग और पोटेशियम फेरोसाइनाइड अलग। देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड थोड़ा-सा ना यहाँ पे इसको ऐसे लिखना, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको सारी करा रखी है, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे है, FeCN6 और K4 बाहर। तो FeCN6 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अलग हो जाएगा और 4 पोटेशियम आयन अलग हो जाएँगे। 4 पोटेशियम, 1 ये, तो ये 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो 5 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये कितना हो गया? 5 ही आएगा वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, एक तो ये जो मैटर लिखा हुआ है इसमें वो भी बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है। टॉपिक्स रिपीटेड हैं, इसमें लाइन्स बिल्कुल रिपीटेड हैं, तो एक बार अगर आप इस क्लास को देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी और मैं समझा भी बाइलिंगुअल रही हूँ बहुत ईज़ी तरीके से, तो आपको समझ आ गई होगी ये सारा। अब देखते हैं एसोसिएशन कौन-कौन शो करता है। देखो, जो सोल्यूट्स एसोसिएशन शो करते हैं उनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 है, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि एसोसिएशन होगी तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। मान लो थ्योरेटिकल पार्टिकल्स कितने लिए थे? 2, एक्चुअल पार्टिकल कितने हो गए? एसोसिएशन होके 1 आधा हो जाएगा। बस ये याद रखना जितने पार्टिकल्स लिए उसका आधा हो जाएगा इस फ़ॉर्मूले में। तो ये हाफ हो गया, हाफ कितना है? 0.5, वो तो लेस देन 1 है ना? और कौन-कौन ये शो करेंगे? ये वाले याद रखना, एसिटिक एसिड, बेंज़ोइक एसिड, मेनली ये दोनों ही पूछे जाते हैं और एक थर्ड है फिनोल। ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको छोड़ के, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी बताए थे बायोमोलिक्यूल्स वाले, उनको छोड़ के ये जो बाकी बच जाते हैं, जो हमारे एसिड्स वगैरह जो ये हैं, तो ये हमारे पास क्या शो करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। मेनली ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल है, वो हमारे पास डाइमराइज़ेशन कर जाते हैं। और ये 3 एग्ज़ाम्पल याद रखना, एसिटिक एसिड, बेंज़ोइक एसिड, फिनोल। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेक्शन होगी। जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अब एक्चुअल वैल्यू जो करोगे, करेक्शन जो निकालोगे उसको क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर से। ये मैं बता चुकी हूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो करेक्ट आएगा। अदरवाइज़ मास जो हम कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल या तो एसोसिएशन कर रहा है या डिसोसिएशन कर रहा है, तब वो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ही होगा। लेकिन अगर नहीं है ऐसा केस, जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज का है, तो वो ठीक है, वो कोलिगेटिव, वो जो मास आया वो नॉर्मल आया। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मॉलिक्यूलर मास हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया है, उसको वेंट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको भी कर दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी I। देखो I से इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया और जितनी ज़्यादा I की वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या आएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ I की वैल्यू मान लो 5 है इसमें, तो 5 से अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी ना, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा I की वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़
हो जाएगी। और यही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ में, यही पूछा जाता है, 4-4 मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है। या डायरेक्ट वेंट ऑफ फैक्टर ही पूछ लेता है कि वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा किसके लिए है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो चारों में से हमें देखना होता है कौन सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होके, मतलब कौन डिसोसिएट होके सबसे ज़्यादा आयन्स दे रहा है। और यूजुअली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 तो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो डिसोसिएट हो जाते हैं, और एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वाले को ही टिक कर देते हैं, उसको यूरिया वगैरह को ही कर देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। मैं वेंट ऑफ फैक्टर बहुत ईज़ी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्या इसमें होगा। अब एक लास्ट में कुछ मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वैसे पूछा नहीं हुआ है इसको, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे, ये फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी नहीं है, उस पे भी वेंट फैक्टर डिपेंड करता है। कैसे करेगा देखो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब उसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा। अब सोल्यूट का अमाउंट जब ज़्यादा होगा तो सोल्यूट में इंक्रीज़्ड आयन पेयरिंग होगी, मतलब उसको बहुत सारे, अब देखो एक सोल्यूट पार्टिकल था, उसके नेबर में बहुत कम सोल्यूट पार्टिकल थे, उसकी पेयरिंग कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यह यहाँ पे आयन मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो इसको तो पेयर बनाने के लिए बहुत चीज़ें मिल गई ना, जैसे एक पार्टिकल था, उसके अराउंड अभी 3-4 ही थे, तो वो पेयर इतने नहीं बना रहा था। लेकिन एक है पार्टिकल, उसके साइड में बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेज़ेंट है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेज़ेंट है, तो वो तो पेयर करेगा ना, किसी न किसी के साथ तो करेगा ही। अब वो पेयरिंग कर लेगा तो ये जो इसकी इंक्रीज़्ड आयन पेयरिंग हो गई, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। पेयर होंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे ना, और ये कम होंगे तो ये और भी कम होता जाएगा, मतलब वेंटो फैक्टर और भी कम होता जाएगा, जब हमने जो कंसंट्रेशन ली है सॉल्यूशन की वो क्या ली है, बहुत ज़्यादा। सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया हमने। लेकिन दूसरी साइड हमने कर दी डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करोगे ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूट कर दिया, पार्टिकल हो गए बहुत दूर-दूर। जब ये पार्टिकल बहुत दूर-दूर हो गए, तो इसमें क्या होगी, पेयरिंग की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। और ये पेयरिंग की टेंडेंसी जब कम हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है डाइल्यूशन पे, डिसोसिएशन ज़्यादा होने लग जाएगी, अब वो टूटने लग जाएँगे, उनको स्पेस मिल गया टूटने के लिए। डिसोसिएशन हो गई, तो डिसोसिएशन पे क्या होता है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ना, आई की वैल्यू, तो ये तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, रीचेज़ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी थ्योरेटिकल उस तक ये पहुँच जाएगा। डाइल्यूशन क्या कर रही है, डिसोसिएशन की तरफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रही है। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर काउंट का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएँगे, इंक्रीज़ हो जाएँगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड है। लास्ट है इसी का ही, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का ही, कि जो कंसंट्रेशन ये जो डिपेंडेंस है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये सारा बता ही दिया है कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हो तो एसोसिएशन डिसोसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उन पे डिफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, और अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगी तो हमारे पास जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम उनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आई से, तो वो भी क्या आएंगी, इफेक्ट होंगी, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना काम ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक इसमें बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा बिल्कुल एंड खत्म। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, तो उसकी वैल्यू है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा है भाई, अल्फा की वैल्यू होती है आई माइनस वन इक्वल्स अपॉन में एन माइनस वन। आई क्या है, यहाँ पे वेंटो फैक्टर है अभी बताया, और एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब जितने आयंस हमारे पास आ चुके हैं डिसोसिएट होने के बाद, वो हमारी एन की वैल्यू। और ऐसे ही अगर एसोसिएशन की निकालनी है, एसोसिएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन, बस जहां पे हमने n लिखा है डिनोमिनेटर में, वहां पे क्या आ जाएगा, वन बाय एन माइनस वन।
कहीं इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, बट ये मैंने फिर भी फ़ॉर्मूले लिखवा दिए। जो मेन पार्ट था इसका वेंट ऑफ फैक्टर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज खत्म। सिर्फ़ हमारे पास न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के रहते हैं, वो हम कर लेंगे। फर्दर 1-2 क्लासेस में वो कर लेंगे, देखते हैं कि पीडीएफ के थ्रू कराती हूँ, मतलब नोटबुक पे उस पे कराती हूँ या फिर बोर्ड पे कराती हूँ, वो देख लेंगे। बाकी ये हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इस यूनिट का। पूरा जो भी कंटेंट इस यूनिट का मैंने इस क्लासेस में डाला है, वो बिल्कुल 110% जो है ऑथेंटिक है, कंप्लीट है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो, लेकिन जो मटेरियल है इसमें लिखा हुआ बिल्कुल 100% है, उसकी आप कोई भी जो है उसका कोई भी स्ट्रेस ना लें। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।